टॉपिक। तो आओ शुरू करते हैं। प्राचीन काल में चोल साम्राज्य स्थानीय स्वशासन का एक अच्छा उदाहरण था। स्थानीय स्वशासन स्थानीय लोगों की भागीदारी यानी जनता के द्वारा किया गया शासन। ऐसा शासन जिसमें राज्य या प्रांत को छोटे छोटे प्रशासकीय खंडों एवं उपखंडों में विभाजित कर दिया जाता है। इसके अंदर जनता अपनी समस्याओं का समय समाधान करती है, यानी जनता अपनी समस्याओं को खुद सोल्व करती है। सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी सत्ता का बटा होना, सत्ता एक के हाथ में न होकर बटा होना पावर का। जैसे भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण है, जैसे भारत में सत्ता केंद्र में है, केंद्र से फिर राज्य में भी है, राज्य से फिर जिला में और जिलों से फिर गांव में। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी नगर में हुई थी। तो 1726 में बम्बई व कलकत्ता में हुई थी। 1864 में भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा स्थानीय स्वशासन को मान्यता मिली। 1870 में लॉर्ड मेयो ने पंचायतों को कार्यात्मक एवं वित्तीय सहायता प्रदान। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इसका कार्यकाल 1880 से 84 ईस्वी तक था। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें स्थानीय बोर्डों को कार्य करने तथा आय के साधन प्राप्त करवाए और जिला बोर्डों का गठन किया। स्थानीय संस्थाओं की जांच के लिए 1907 में CEH होब हाउस की अध्यक्षता में एक राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग या शाही आयोग बनाया और इसने रिपोर्ट दी 1909 में और रिपोर्ट में बोला कि विकास पर बल दिया जाए। हार्डिंग ने 1915 में स्थानीय स्वशासन के पक्ष में अपना मत मजबूत किया। भारत सरकार अधिनियम 1919 में स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय में बदल दिया और इसके स्पष्ट प्रावधान दिए। 1919 में द्वैध शासन स्थापित हो गया था केंद्र में, जिसके जनक थे लियोनेस कार्टिस। 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया जिसमें स्थानीय स्वशासन को पूर्णतः राज्य का विषय बना दिया, हस्तांतरित विषय से राज्य का विषय बना दिया। अब गांधी जी ने स्वतंत्रता के पश्चात ग्राम स्वराज पर बल दिया, तो इसलिए केंद्र में SKD को पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्री बनाया। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया जिसका उद्देश्य था जनता की सहभागिता, परंतु यह असफल रहा। 2 अक्टूबर 1953 को यानी अगले साल को राष्ट्रीय प्रसार सेवा आर्थिक विकास शुरू किया। यह भी असफल रहा क्योंकि जनता को इसमें शामिल नहीं किया गया और न ही इसमें जनता को अधिकार दिए, तो दोनों कार्यक्रम असफल हो गए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनकी देखरेख के लिए समितियां बनवाई। तो अब उन समितियों के बारे में जानते हैं। पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियां। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957, 1952 और 53 के कार्यक्रम के असफलता की जांच के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 1957 में एक समिति का गठन किया। इसने अपनी रिपोर्ट 1957 में ही दी और बलवंत समिति की रिपोर्ट में विभिन्न सिफारिशों का सुझाव दिया। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जाए। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद, तीनों को एक दूसरे से अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से जोड़ा जाए। ग्राम पंचायत चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, पंचायत समिति और जिला परिषद अप्रत्यक्ष रूप से। बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिशों को सबसे पहले आंध्र प्रदेश में अगस्त 1958 में लागू किया, यानी प्रायोगिक तौर पर लागू किया, पायलट परियोजना के रूप में भी देखने के लिए यह काम करेगी या नहीं। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले पूर्ण रूप से राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तब। 1959 में इसको आंध्र प्रदेश में भी लागू कर दिया पूर्ण रूप से। 1960 में असम, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी लागू कर दिया। फिर आती है अशोक मेहता समिति 1973 और 78 में। जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बन जाती है, मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और रिपोर्ट आती है 1978 में। इसकी इन्होंने सिफारिशें दी कि त्रिस्तरीय की बजाय 2 स्तरीय पंचायत प्रणाली हो।
एक जिला पंचायत, दूसरी मंडल पंचायत। मंडल पंचायत यानी 10-15 गांवों को मिलाकर। जिले को विकेंद्रीकरण का इसने प्रथम स्तर माना। पंचायत चुनाव राजनीतिक दल के आधार पर होने चाहिए, इन्होंने ये सिफारिशें दी, परंतु अपर्याप्त सिफारिशों में देश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण अशोक मेहता समिति लागू नहीं हो पाई। फिर GV के राव समिति आई 1985 और 86 में। 1985 में GV राव की अध्यक्षता में समिति बनी, रिपोर्ट आई 1986 में। इसकी सिफारिशें थी विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में जिला परिषद की सशक्त भूमिका हो, यानी मुख्य भूमिका जिला परिषद की हो, और इन्होंने 4 स्तरीय की सुझाव दिया। राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, गांव स्तर पर ग्राम सभा, और नियमित चुनाव हो। SC एंड ST महिलाओं को आरक्षण की सिफारिशें की। अपर्याप्त सिफारिशों की वजह से यह भी लागू नहीं हो पाई। फिर आती है डॉक्टर LM सिंघवी समिति 1986 में, डॉक्टर लक्ष्मीकांत की अध्यक्षता में। इसकी सिफारिशें थी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता मिले, कई गांवों को मिलाकर न्याय पंचायतों का गठन किया जाए, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने, नियमित रूप से चुनाव हों, महिलाओं को 1/3 सीटें मिलें, SC एंड ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिले। फिर आती है PK थुंगन समिति 1989 में। इस समिति का गठन भी 1989 में पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करने के लिए किया। संवैधानिक दर्जा की बात कही इस समिति ने। फिर राजीव गांधी ने 64वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आए, जिसे पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, पर लोकसभा में यह पास हो गया, राज्यसभा में यह पास नहीं हुआ। फिर PV नरसिम्हा राव की सरकार बनती है और ये 73वां संविधान संशोधन विधेयक लाए पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए। 22 दिसंबर 1992 को यह लोकसभा में पास हुआ, 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में पास हुआ, 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने सहमति दे दी। राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस हम मनाते हैं। 25 अप्रैल को यह पूरे देश में लागू हो गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 इसको नाम दिया गया। थैंक यू। कोई भी डाउट हो कमेंट में बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।